किसी भी ज़िले की जब विकास की बात होती है तो वहाँ की कानून व्यवस्था कैसी है ये भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि जब कानून व्यवस्था बेहतर होगी तभी उस ज़िले का संपूर्ण विकास हो पाएगा। और अब इसी कड़ी में मंच पे जो हमारे अगले मेहमान हैं मैं उनको बुलाना चाहूँगी। कुशीनगर के एसपी श्री केशव कुमार जी को मैं चाहूँगी ज़ोरदार तालियों के साथ आपका स्वागत करें। केशव जी, कुशीनगर को बहुत मुश्किल ज़िला माना जाता है पुलिसिंग के लिहाज से। अगर हम बात करें, नेपाल बॉर्डर भी करीब है, बिहार बॉर्डर भी करीब है और संवेदनशील ज़िला तो ये माना ही जाता है। जी बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद कि आपने इस कार्यक्रम में आमंत्रित किया मुझे। और जो बात आपने कुशीनगर के लिए कही, निश्चित रूप से एक चुनौतीपूर्ण जनपद है, क्योंकि एक भौगोलिक दृष्टिकोण से भी बहुत इसकी पोजीशनिंग ऐसी है कि हालांकि नेपाल से अपने जनपद का बॉर्डर नहीं लगता है, लेकिन नेपाल बहुत ही पास है यहाँ से। और बाकी जो बिहार बॉर्डर है काफ़ी लंबा है, लगभग 110 किलोमीटर का जो है अपना बिहार से बॉर्डर लगता है। जो जनपद के 24 थाने हैं, 24 थानों में 12 थाने ऐसे हैं जिनका बिहार से बॉर्डर लगता है। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो 50% थाने हैं हमारे बॉर्डर के थाने हैं। और इसी तरीके से जो हमारे अगल बगल के बॉर्डरिंग डिस्ट्रिक्ट हैं, बीट गोरखपुर, देवरिया और महाराजगंज, तो हमारे एक थाने को छोड़ करके जो हमारे सेंटर का हमारा थाना है तुर्कपट्टी है, उसके अलावा सभी थाने या तो किसी दूसरे जनपद से हमारे बॉर्डर लगे हुए हैं या बिहार से बॉर्डर लगा हुआ है। तो इस पूरे चीज़ को दृष्टिगत रखते हुए जो है निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण जनपद है। सर, IGRS रैंकिंग में कुशीनगर में पुलिस शिकायतों के निस्तारण में पूरे यूपी में पहला स्थान जो है वो कुशीनगर ने हासिल किया है। सबसे पहले ज़रा तालियां बजा दें। कुशीनगर में शिकायतों की मॉनिटरिंग की अगर बात करें तो किस तरीके की व्यवस्था है सर? जी, जो IGRS की रैंकिंग जारी होती है जन शिकायतों की, तो उसमें पिछले 8 महीनों में जो है 7 बार कुशीनगर जो है प्रथम स्थान पर रहा है लगातार। तो ये निश्चित रूप से यहाँ के जो पुलिसिंग है उसके लिए काफ़ी अच्छा है। और जो आपने शिकायतों के निस्तारण के लिए कहा है, तो उसकी प्रक्रिया इस तरह की रहती है कि जो हमारे मान लीजिए जो भी ग्रीवांसेज हैं, लोगों की जो भी समस्याएं हैं, एक तो वो अपने ऑनलाइन IGRS पोर्टल पे डाल सकते हैं। दूसरा क्या है कि हम लोगों ने जन सुनवाई का एक बहुत ही रोबस्ट तरीका बना रखा है, थानों पे भी बना रखा है और SP ऑफिस में भी बना रखा है कि जो भी व्यक्ति जिसको जो भी समस्याएं हैं वो पुलिस ऑफिस में आ सकता है। नियमित रूप से मैं भी बैठता हूं अपने कार्यालय में रोज़ जन सुनवाई के समय में, अन्य जो अधिकारी हैं वो लोग भी बैठते हैं। और व्यक्ति ऐसा नहीं है कि किसी को मेरे से मिलने के लिए किसी से फ़ोन करवाना पड़ेगा, मतलब ओपन डोर पॉलिसी आप कह सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति आकर के सीधे मुझसे मिल सकता है, वो अपनी बात रख सकता है और जो भी उसकी एप्लीकेशन है वो संबंधित थाने के लिए मार्क की जाती है। उसके बाद एक हम लोगों ने फीडबैक मैकेनिज़्म बना रखा है पूरा, कि जितनी भी एप्लीकेशन आती हैं उन सभी एप्लीकेशन में एक तो इस बात को इंश्योर किया जाता है कि विदिन 24 आवर्स उस व्यक्ति ने जो भी अपनी समस्याएं बताई हैं, मौके पे कोई आदमी जाएगा, कोई पुलिसकर्मी, वो सब इंस्पेक्टर हो सकता है, वो हल्के का इंचार्ज हो सकता है, बीट का सिपाही हो सकता है। पहली चीज़ तो ये है कि वो मौके पे वो जाएगा, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो भी एप्लीकेशन लेके आया है वो उसकी बात सही ही है, क्योंकि मान लीजिए कोई भी बात है तो उसके दोनों पक्ष हो सकते हैं। हो सकता है कि वो व्यक्ति जो एप्लीकेशन लेके आया हो उसका पक्ष गलत हो, लेकिन पहला जो प्रायोरिटी हम लोगों की होती है वो ये होती है कि जो भी एप्लीकेशन लेके आया है 24 घंटे के अंदर कोई मौके पे जाए, उसकी जांच हो जाए। जांच होने के बाद जो भी उसमें रिपोर्ट लगनी है वो रिपोर्ट लगे, जो भी उसमें कार्रवाई होनी है कार्रवाई हो। और उसके बाद 1 वीक के अंदर जो आवेदक है उसको कॉल करके जो है उसका फीडबैक लिया जाता है। तो मुझे लगता है ये जो पूरा मैकेनिज़्म और पूरा सिस्टम बनाया गया है उसकी वजह से रैंकिंग में उसका रिजल्ट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। केशव जी, अगर ग्रामीण इलाकों की बात करें तो महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं वो ज़्यादातर थानों में नहीं पहुंच पाते, घर पर ही ज़्यादातर मामलों को दबा दिया जाता है। अब इसको लेकर कुशीनगर की जो पुलिस है वो किस तरीके से काम कर रही है? देखिए, ये निश्चित रूप से बहुत ही संवेदनशील विषय है। महिला सुरक्षा जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की भी टॉप प्रायोरिटी है, हमारे मुख्यालय और शासन की भी टॉप प्रायोरिटी है। उसी को ध्यान में रखते हुए
ये सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि निश्चित रूप से महिला सुरक्षा जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मतलब हमारी आधी आबादी, यदि हम पैरेलल हम डेवलपमेंट की भी बात करें तो हम आधी आबादी और आधा वर्कफोर्स हमारा यदि वो सिक्योर फील नहीं करेगा तो हम जो विकास की पूरी परिकल्पना है वो मात्र कोरी रह जाएगी। वो मतलब हम उसे फलीभूत नहीं कर सकते हैं कभी भी, यदि हम वो सुरक्षा का माहौल यदि हम उपलब्ध ना करवाएं तो। इसी बात को ध्यान में रखते हुए जो आपने महिला सुरक्षा वाली बात बताई, तो हमारी कई ये मल्टीलैटरल अप्रोच हम लोग इस चीज़ के लिए रखते हैं। जो आपने सबसे पहली बात बताई कि शिकायत ना पहुंचना थाने पे, तो एक तो जो कम्युनिटी पुलिसिंग जिसे कहा जाता है, जो आज के समय में कई दूसरे राज्यों में एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट और टॉपिक है जिसके बारे में पुलिस जो है जिस पे लगातार काम भी कर रही है। अपना जनपद भी जो है इस पे काम कर रहा है। कम्युनिटी पुलिसिंग के अंतर्गत एक हम लोग लगातार बहू बेटी सम्मेलन चलाते हैं, जिसमें प्रत्येक दिन किसी न किसी थाने के किसी न किसी गांव में जो है हमारी टीम जाती है और वहाँ पे ग्राम चौपाल लगाया जाता है, जिसमें गांव के जो लोग हैं, जिसमें महिलाएं हैं, बालिकाएं हैं, वृद्ध महिलाएं हैं, वो सब आती हैं। उनको मान लीजिए कोई भी समस्या है और यदि वो आने में थाने पे आके बताने में झिझक रहे हैं तो उस समय अपनी बात वो रख सकती हैं। तो ये आप ये कह सकते हैं कि पुलिस आपके द्वार टाइप वाली चीज़ है। एक तो ये है कि हम खुद जाके उनकी समस्याओं को सुन लेते हैं। दूसरी बात यह है कि एक मुख्यालय स्तर पे एक अभियान चलाया जा रहा है, मिशन शक्ति केंद्र, MSK जिसे कहा जाता है शॉर्ट में, जिसमें हर थाने पे एक MSK का जो सेल है वो गठित किया गया है, जिसमें प्रशिक्षित वेल ट्रेंड सब इंस्पेक्टर्स, महिला सब इंस्पेक्टर्स, महिला कांस्टेबल्स उनको रखा गया है, जिनको व्यवहारिक प्रशिक्षण दिया गया है और वो 24/7 जो है वो थानों में ऑपरेशनल है। तो कोई भी मान लीजिए किसी भी महिला को समस्या है तो वो अपना आ करके MSK में अपना वो जा सकती हैं, अपनी समस्याओं को बता सकती हैं और उनकी समस्याओं का जो है नियमानुसार निदान किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं, जैसे महिला हेल्पलाइन नंबर है या 112 का हमारा है, उन पे किसी को कोई शिकायत हो तो आदमी कॉल करके शिकायतों का निस्तारण अपना करवा सकता है। सर, बिहार में शराबबंदी है, कुशीनगर बिहार से सटा हुआ इलाका है, ऐसे में शराब की तस्करी का ये गढ़ ना बने, शराब अवैध ढंग से सीमा के पार न जाए, इसको लेकर क्या किया जा रहा है, कैसे रोक रहे हैं? देखिए, ये निश्चित रूप से चुनौतीपूर्ण आप कह सकते हैं इस चीज़ को। हालांकि मैं ये यहाँ पे क्लैरिफाई करना चाहूँगा कि शराबबंदी मतलब जैसे बिहार में है तो निश्चित रूप से जो ओनस है वो बिहार पुलिस भी इसके लिए लगातार सक्रिय रहती है, काम करती है। और हम लोगों की भी जो बॉर्डर की पुलिस है, जो हमारे बॉर्डर के 12 थाने हैं, वो लगातार इस चीज़ को लेकर के कार्रवाई करते हैं। और मैं विगत 6 महीनों का बताऊं तो कम से कम 250 प्लस लोगों के विरुद्ध जो है वो कार्रवाई हुई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई है, गुंडा एक्ट के तहत जो है जिला बदर की कार्रवाई की गई है। और भारी मात्रा में जो है शराब, जो इस तरह के आपराधिक तत्व हैं जो यदा कदा हाईवे के माध्यम से या ग्रामीण रास्तों के माध्यम से बिहार पहुंचाने का प्रयास करते हैं, उनको लगातार हम लोग जो है इसमें मैनुअल इंटेलिजेंस और टेक्निकल इंटेलिजेंस दोनों तरीके का हम लोग जो है इसमें स्ट्रैटेजी यूज़ करते हैं और लगातार इस पे जो है कार्रवाई हो रही है। उसके अच्छे प्रयास भी दिख रहे हैं। और हम लोग जो हमारे बॉर्डर के जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं बिहार के, उनके SPs के भी हम लोग संपर्क में रहते हैं एंड दे आर रियली क्वाइट सेटिस्फाइड कि जनपद पुलिस जो है अच्छा काम कर रही है इसमें। सर, क्योंकि कुशीनगर की बात करें तो धार्मिक पर्यटन का एक बड़ा केंद्र भी है। अब अगर पुलिस की बात कर लें तो कितना टूरिस्ट फ्रेंडली है यहाँ का जो पुलिस सिस्टम है? टूरिस्ट फ्रेंडली कितना है यहाँ की जो पुलिस है? बिल्कुल, देखिए कुशीनगर जो है निश्चित रूप से वैश्विक पटल पे जाना माना नाम है। कई देशों के लोग यहाँ पे आते हैं और टूरिस्ट सीज़न जो है वो शुरू भी होने वाला है। तो इसके लिए जो है हम लोग लगातार यहाँ पे एक अलग टूरिस्ट थाना बनाया गया है। जो हमारा मुख्य मंदिर है उसके जस्ट बगल में ही हमारा टूरिस्ट थाना है। उसके लिए डेडिकेटेड जो है वर्कफोर्स वहाँ पे नियुक्त किया गया है और वहाँ पे लगातार जो भी पुलिसकर्मी नियुक्त हैं उनकी लगातार जो है वो ट्रेनिंग करवाई जाती है। इसका मैं आपको उदाहरण दूं कि जो अभी जैसे कुंभ
जो अपने आप में वैश्विक स्तर का एक त्यौहार है, जिसमें करोड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु अभी आए थे, और उसमें हर जनपद के लोगों की, हर जनपद के पुलिसकर्मियों की ड्यूटी वहाँ पे लगती है। यहाँ से भी लोग गए थे। तो आपने ये चीज़ ज़रूर सुनी होगी कि जो भी पुलिसकर्मी वहाँ पे नियुक्त थे, उनके व्यवहार की जो है लोगों ने बहुत ज़्यादा सराहना की इस बार, कि काफ़ी फ्रेंडली तरीके से जो है पुलिस पेश आई। किसी को कोई समस्या हो, किसी को कोई दिक्कत हो, तो पुलिस जो है स्वयं आगे बढ़ करके जो है मदद करने, वही जो मैंने कम्युनिटी पुलिसिंग वाली बात बताई और फ्रेंडली पुलिसिंग वाली चीज़, तो वही सेम स्ट्रैटेजी जो है हम लोग यहाँ पे भी हम लोग अपना रहे हैं। जो भी लोग यहाँ पे नियुक्त हैं उनकी लगातार ट्रेनिंग करवाई जा रही है, व्यवहार की किसी तरह से शिकायत ना हो। एक मैं इसका उदाहरण मेरे को अभी बात करते हुए याद आ गया कि अभी कुछ समय पहले की ही बात है, थाईलैंड की एक टूरिस्ट आई थी और उनका जो है एक आईफोन जो है वो गुम हो गया था। और मेरे पास जो है कुछ भंते जो हैं वो लोग मेरे कार्यालय में आए और उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आईफोन गुम हो गया है। तत्काल पता चलते ही हम लोगों ने अपने सर्विलांस टीम को एक्टिव किया और लोकेशन वगैरह हम लोगों ने चेक करवाई, तो उसकी लोकेशन झारखंड आ रही थी उस फ़ोन की। हम लोगों ने प्रॉपर तत्काल हम लोगों ने टीम रवाना की और वहाँ पे जो काफ़ी घेटो वाला एरिया था, लेकिन हम लोगों ने प्रॉपर टीम लगा करके वहाँ से फ़ोन रिकवर किया हम लोगों ने, और फिर वो जो थाईलैंड की जो टूरिस्ट आई थी उनको हम लोगों ने फ़ोन डिलीवर किया। तो शी वॉज़ रियली वेरी हैप्पी कि मतलब पुलिस इतने कम समय में, मतलब विद इन 2-3 डेज़ जो है वो फ़ोन दूसरे स्टेट चला गया, वहाँ से रिकवर करके उनको वापस मिल जाना। तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो रियली जो लोगों में है वो एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है और जनपद की छवि जो है वो बेहतर भी करता है। सर, कुशीनगर गौ तस्करी की जो घटनाएं हैं वो भी यहाँ पर होती रहती हैं। अब दिक्कत ये है कि गौ तस्करों के पास जो असलहा है वो भी होता है। अब इस पे कैसे रोक लगेगी और इसको लेकर क्या काम हो रहा है? देखिए, उनके पास असला होता है तो पुलिस के पास भी असला होता है। तो जैसे मैंने अभी पुराना एग्जाम्पल दिया, तो यूपी पुलिस का मोटो है कि परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्कृताम। तो यदि हम आम आदमी के लिए फ्रेंडली हैं तो जो अपराधी है तो उसके लिए हमारे पास सभी साजो सामान हैं उनको ठीक करने के लिए, दुरुस्त करने के लिए, और वो लगातार किया भी जा रहा है। जो गो तस्करी का इशू है, निश्चित रूप से बॉर्डर का जनपद है और कुशीनगर जो है कुख्यात रहा है इस तरह के अपराध के लिए। और इसमें विगत 6 महीनों में मैं आपको बताऊं तो 150 से ज़्यादा अपराधी अलग अलग राज्यों से, हम लोगों ने अमृतसर से, झारखंड से, बिहार से, दिल्ली से, यूपी के दूरस्थ जनपदों से, जो 4-4 साल 5-5 साल से जो अपराधी पकड़े नहीं गए थे, उन लोगों को हम लोगों ने पकड़ के सलाखों के पीछे पहुंचाया है। तो ये निश्चित रूप से उसका असर है कि ये कमी देखने को मिल रही है। इसके अलावा गो तस्करी की बात आई है तो मैं आपको बताऊं कि एक नवाचार हम लोगों ने इसको रोकने के लिए किया कि हम लोगों ने जनपद के जितने भी प्रमुख तिराहे और चौराहे हैं वहाँ पे हम लोगों ने प्रॉपर बैरिकेडिंग की है। वहाँ पे 8 बजे रात्रि से 8 बजे सुबह तक आपको प्रॉपर पुलिस फोर्स मिलेगा। जो भी वाहन उस बैरियर को क्रॉस करते हैं उसकी प्रॉपर चेकिंग की जाती है, उसका नंबर नोट किया जाता है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। तो एक ये चीज़ है। और जितने भी गो तस्करी में संभावित प्रयोग में आए जाने वाले वाहन हैं उन सब की नंबरिंग करवाई गई है ताकि दूर से ही जो है हम उसको डिकोड कर सकें, उनकी पहचान कर सकें। तो कई स्तर पे जो है इस पे लगातार काम चल रहा है ताकि जो इस तरह के आपराधिक तत्व हैं उन पे लगाम लगाया जा सके। सर, ग्रामीण इलाकों की बात करें तो एक और बड़ी दिक्कत होती है ज़मीन विवाद को लेकर। ज़मीनों के विवाद में गोलियां तक चल जाती हैं। हालांकि अभी आपने बताया कि असला तो पुलिस के पास भी है, हत्याएं हो जाती हैं, लेकिन कुशीनगर में अगर इस दिक्कत की बात करें तो किस तरीके की दिक्कत है, अभी स्थिति क्या है? देखिए, निश्चित रूप से भूमि विवाद जो है वो चैलेंजिंग रहता है और कई बार इस तरह के विवादों में जो वो सिविल या राजस्व का प्रकरण रहता है लेकिन वो क्रिमिनल रूप ले लेता है। कई बार मारपीट की घटनाएं हो जाती हैं और कई बार गंभीर घटनाएं भी हो जाती हैं। उसको लेकर के पुलिस और राजस्व की टीम जो है वो लगातार हम लोग टीम बना करके समन्वय स्थापित करके, जो हमारी यहाँ पे प्रमुख 2 दिवस चलते हैं, थाना दिवस और तहसील दिवस, इसमें जो भी इस तरह के प्रकरण हैं जिसमें राजस्व और पुलिस दोनों की संयुक्त टीम की आवश्यकता पड़ती है
उसमें इस तरह के प्रकरणों को टेकअप किया जाता है और उसमें ज्वाइंट टीम जो है मौके पे भेजी जाती है। उसमें राजस्व से लेखपाल स्तर का हो, नायब तहसीलदार स्तर के हों, उसी तरह से पुलिस में सिपाही स्तर हो, दरोगा स्तर हो, जहां आवश्यकता पड़ती है और गंभीर प्रकरण होता है वहां थाना प्रभारी स्वयं भी जाते हैं। तो इससे ये रहता है कि जो भी ज्वाइंट टीम जहां पे जाना होता है उनको तत्काल वहां पे भेजा जाता है। और जो गंभीर प्रकरण है, मान लीजिए कोई ऐसा भूमि विवाद है जिसमें दो धर्म के लोग सम्मिलित हैं या जो दो जाति के लोग सम्मिलित हैं, जो भविष्य में उसको जो गंभीर रूप ले सकता है या अलग परिणति उसकी हो सकती है, तो उसको हम लोग सेग्रीगेट करवा करके उसको टॉप प्रायोरिटी पे हम उसका डिस्पोजल करवाते हैं। तो निश्चित रूप से ये हम लोगों के एजेंडा पे रहता है और उसका जो है लगातार डिस्पोजल भी करवाया जाता है इस तरीके से। एक और उपलब्धि है कुशीनगर ने जो हासिल की है, इसके लिए सबसे पहले चाहूंगी कि आप सब तालियां बजा दें। कुशीनगर यूपी का इकलौता ज़िला है जो रोड एक्सीडेंट में कमी लाने में सबसे ज़्यादा सफल रहा है और उन 8 ज़िलों में भी शामिल है जो 2025 में एक्सीडेंट से होने वाली जहां पर मौतों में कमी आई है। अब आपने ऐसा क्या किया है ज़िले में सर, बताइए, ताकि जो बाकी ज़िले हैं वहाँ भी मॉडल की तरह इसे इस्तेमाल किया जा सके, क्योंकि यूपी जो है वो देश का सबसे ज़्यादा रोड एक्सीडेंट वाला प्रदेश भी है। बिल्कुल, निश्चित रूप से जो रोड एक्सीडेंट्स हैं उसमें जो मृत्यु होती है वो बहुत ही दुखद रहता है कि किसी, और जनरली जो नए उम्र के लोग रहते हैं, बच्चे रहते हैं, उनकी ही दुखद मृत्यु होती है। तो ये निश्चित रूप से हम लोगों ने इसको एक चैलेंज के तौर पे लिया और एक ZFD प्रोग्राम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, ज़ीरो फैटेलिटी डिस्ट्रिक्ट, कि हमें डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे बनाने हैं जिसमें ज़ीरो फैटेलिटी हो। तो उसी को लेकर के जनपद के 8 थाने जो हैं, चूँकि यहाँ से NH गुजरता है हमारा, तो 8 थानों को चिन्हित किया गया जिनमें क्रिटिकल कॉरिडोर्स बनाए गए। क्रिटिकल कॉरिडोर्स मतलब कि NH के वैसे पोर्शंस को चिन्हित किया गया जहाँ पे बहुत ज़्यादा एक्सीडेंट्स होते थे। विगत सालों में एनालिसिस करवाया गया और एक्सीडेंट होते थे और वहाँ पे मौतें होती थी। तो ऐसे कौन से एरियाज़ हैं, ऐसे कौन से जोन्स हैं, ऐसे कौन से ब्लैक स्पॉट्स हैं, ऐसे कौन से हॉट स्पॉट्स हैं जहाँ पे लगातार एक्सीडेंट की घटनाएं होती रही हैं और जहाँ पे एक्सीडेंट के क्रम में जो है मृत्यु होती रही है। और लोकेशन के साथ साथ हमने उसका टाइम एनालिसिस भी करवाया कि वो टाइम पीरियड कौन सा है जहाँ पे ज़्यादा एक्सीडेंट होता है और जिन टाइम पीरियड में ज़्यादा मृत्यु होती है। तो वो निश्चित रूप से शाम का समय जैसे होता है जिसमें कुछ ड्रंक एंड ड्राइव वाली भी चीज़ होती है, या मान लीजिए रात का समय होता है या अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है जब व्यक्ति की, मान लीजिए जो लॉन्ग ड्राइव कर रहे हैं और आँख ज़रा सी झपकी लग गई और फिर कई बार उसमें बहुत फैटल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं। तो हम लोगों ने इन सारी चीज़ों को प्रॉपर तरीके से एनालिसिस किया और इसमें जब भी दूसरे डिपार्टमेंट्स की भी हम लोगों को ज़रूरत पड़ी है, वो RTO हो सकते हैं, वो PWD हो सकता है, तो एक जॉइंट टीम के तौर पे हम लोगों ने पूरे जनपद में इसका एक अभियान चलाया है और उसी का ये रिज़ल्ट है कि ये पॉजिटिव चीज़ देखने को मिली है कि एक्सीडेंट्स में और एक्सीडेंटल डेथ्स में जो है वो क्रमशः जो है वो गिरावट आई है। सर, क्या कुशीनगर में संगठित अपराध है? क्या यहाँ पर कोई ऐसा गैंग है जो मौजूद है? देखिए, बहुत पहले इस तरह के संगठित अपराध तो निश्चित रूप से यहाँ पे थे, परंतु माननीय मुख्यमंत्री जी की जो कार्यप्रणाली और जो दिशा निर्देश है उसके क्रम में लगातार पुलिस एक्शन के कारण जो है ये नहीं कहा जा सकता है कि संगठित अपराध है, लेकिन यदा कदा समाज है तो अपराध हमेशा होगा और उसमें जो है पुलिस एक्शंस के कारण लगातार गिरावट आई है, उसमें कोई दो राय नहीं है कि आप आंकड़े देखेंगे और विगत वर्षों से आप तुलना करेंगे तो जघन्य अपराधों में भी गिरावट आई है और संगठित अपराध निश्चित रूप से नहीं है। इसका एक कारण मैं ये भी बता सकता हूँ कि इसका रीज़न क्या है। इसका रीज़न ये है कि जो अपराधी हैं उनमें एक तो प्रिवेंटिव कार्रवाई बहुत ज़्यादा होती है कि अपराध करने से पहले हम प्रिवेंटिव जो हमारे एक्ट्स हैं, गुंडा है, गैंगस्टर है, हम उसके तहत कार्रवाई करते हैं। और पैरेलल जो एक चीज़ है वो प्रोसिक्यूशन वाली चीज़ होती है कि मान लीजिए कोई अपराधी है और हमें पता है कि ये दुर्दांत अपराधी है तो और ये सुधरने वाला नहीं है, यदि ये समाज में बाहर रहेगा तो ये निश्चित रूप से पुनः अपराध करेगा। तो उसका एक तरीका रहता है कि हम वैसे केसेस को टेकअप करते हैं और हम प्रोसिक्यूशन के माध्यम से हम सज़ा करवाते हैं। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, मुझे अभी बात करते करते याद आ गया सज़ा पे। अभी 2-3 महीने पहले की बात है, एक यहाँ पे बड़ी जघन्य घटना कारित हुई थी जटाहा बाजार थाना क्षेत्र में। एक व्यक्ति ने
रेप एंड मर्डर किया था 10 साल के बच्चे का। और घटना के बाद ब्लाइंड केस था बिल्कुल, और हम लोगों ने टीम लगाई, पूरी एसओजी टीम लगी, सर्विलांस टीम लगी, थाने की टीम लगी, और सभी टीमों ने बहुत अच्छा काम करते हुए 24 घंटे के अंदर ब्लाइंड केस हम लोगों ने वर्कआउट किया। अच्छा, एक चीज़ इसमें और बहुत गौर करने वाली बात ये थी कि जो घर के परिवार वाले लोग थे उन्होंने 5 लोगों को नामजद किया कि एक बगल में शादी थी, शादी हो रही थी, बच्चा जो था वो शादी वाले घर में शाम में कुछ खाने पीने के लिए चला गया था, और बच्चे की डेड बॉडी रात में मिली। तो उन्होंने जिनके घर में शादी थी उन लोगों को नामजद करते हुए कि इन्हीं लोगों ने दुष्कर्म करके हमारे बच्चे की हत्या कर दी, उन लोगों को नामजद कर दिया। तो आप जनरली देखेंगे कि कई बार इस तरह की शिकायत भी देखने को मिलती है कि जब नामजद मुकदमा है तो पुलिस बहुत ज़्यादा दिमाग नहीं लगाती, उन लोगों को गिरफ्तार करके अपना जेल भेज के केस ख़त्म कर देती है। लेकिन हम लोगों का प्रयास ये रहता है कि हम किसी भी घटना का सफल अनावरण करें, घटना सही खुले। तो हम लोगों ने उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया और बात ये निकल के आई कि उसका पड़ोसी क्या, वो रिश्तेदार ही था व्यक्ति का, उस बच्चे का, जिसने इस तरह की घटना कारित की थी। तो एक तो ये कि जो 5 लोग गलत नामजद किए गए थे और 302 जैसे मुकदमे में, कि यदि मान लीजिए पुलिस उनको गलत जेल भेज देती तो उन 5 की जो है ज़िंदगी खराब हो जाती। एक तो हम लोगों ने उनको बचाया 302 जैसे गंभीर धाराओं में गलत फंसने से। दूसरी चीज़ कि सही अपराधी को हमने सलाखों के पीछे भेजा। तीसरी चीज़ कि इस घटना का हमने 10 दिन के अंदर चार्जशीट हमने लगाया, एकदम साइंटिफिक तरीके से हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन की, डीएनए वगैरह हमने इसमें कलेक्ट किया, फॉरेंसिक लैब से उसका टेस्टिंग करवा करके विद इन 10 डेज़ हम लोगों ने सारी रिपोर्ट्स मंगवाई और 10 दिन के अंदर हमने चार्जशीट लगवाया। उसके बाद जुडिशरी में लगातार हम लोगों ने प्रोसिक्यूशन टीम के माध्यम से लगातार पैरवी की। इस केस को हमने फास्ट ट्रैक पे ट्रायल पे लगवाया और घटना होने के 30 दिन के अंदर इसमें फांसी की सज़ा हम लोगों ने करवाई। तो इस तरह की जब घटनाएं होती हैं और घटना के बाद उसका जब व्यक्ति देखता है कि घटना हुई है और देखते देखते विद इन कुछ दिनों के अंदर जो है उसमें सज़ा हो जाए, तो एक अलग कॉन्फिडेंस बनता है लोगों का। सर, एक समय कुशीनगर के बारे में कहा जाता था कि गंडक, गन्ना और गुंडई यहाँ उफान पर होते हैं। अब स्थिति बदली है, लेकिन पुलिसिंग के लिए ये भी ज़रूरी है कि गुंडई की जो पौधशाला है, खासकर स्कूल कॉलेज, वहाँ पर जागरूकता फैले कि छात्रों के बीच गुंडई की तो क्लासरूम से सीधा कोर्टरूम पहुँचोगे। अब इसको कैसे टैकल कर रहे हैं? देखिए, बिल्कुल एक इसको यदि आप क्राइम के लिए निश्चित रूप से कहा जाता है कि निब इन द बड वाली चीज़ कि जब वो शुरुआती दौर में है आप तभी उसको कंट्रोल कर लीजिए ताकि आप बड़े अपराध जो है आप होने से रोकें। और जो एक नई उम्र होती है बच्चों की, जो कॉलेज में बच्चे होते हैं, तो एक वो एज भी ऐसी होती है और वो कई बार मूवीज़ से और बाकी चीज़ों से जो वेब सीरीज़ वगैरह हैं उनसे भी इस तरह से कई बार प्रभावित हो जाते हैं कि वो गलत धारा में जाने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को दृष्टिगत रखते हुए जो है पुलिस कई तरीक़ों से काम करती है। अवेयरनेस कैंपेन लगातार हम लोग चलाते हैं। उसमें एक तो जैसे साइबर वाला भी एंगल हम लोग रखते हैं कि जो साइबर अपराध होते हैं उसके लिए हम लोग लगातार जागरूक करते हैं। और हम लोगों ने स्कूल में, हर स्कूल में जो है हम लोगों ने एक पिंक बॉक्स टाइप का या शिकायत पेटी हम लोगों ने लगा रखी है कि किसी को भी कोई दिक्कत हो, मान लीजिए स्कूल में कोई लड़की है, बालिका है, बच्ची है, उसको कोई दिक्कत हो रही है, या कोई मान लीजिए कि डरा धमका ही रहा है किसी दूसरे बच्चे को, या रैगिंग टाइप की चीज़ ही हो रही है, तो आप एनोनिमस जो है उस चिट्ठी में डाल सकते हैं और वो लगातार जो है पुलिस की टीम वहाँ पर जाके उसको खोलती है और वो शिकायत का प्रॉपर निस्तारण किया जाता है। इसके अलावा जो छुट्टी का समय होता है, हमारी पीआरवी की 112 की गाड़ियाँ होती हैं, वो पेट्रोलिंग करती रहती हैं कि ताकि बच्चों का कॉन्फिडेंस रहे और जो इस तरह के शरारती तत्व हैं उनके ऊपर लगाम लगे। तो इन सारी चीज़ों को जो है एक होलिस्टिक तरीके से हम लोग अप्लाई करके इन चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। सर, आपने साइबर क्राइम का जिक्र किया और ये कह भी सकते हैं कि महामारी जैसा बन गया है साइबर क्राइम। कुशीनगर की बात करें तो क्या इसकी चपेट में है? क्योंकि अब साइबर क्राइम के भी अलग अलग तरीके हो गए। लोग पुलिस की यूनिफॉर्म पहनकर साइबर क्राइम कर रहे हैं।
करोड़ों का खेल है ये, और इस पर किस तरीके से जो लगाम है वो लगाई जा सकती है? देखिए, ये बिल्कुल सही बात है। क्राइम की दुनिया में भी जो है वो शिफ्ट होता है हमेशा पैटर्न। पहले जैसे ऑन रोड क्राइम होते थे, लोग परेशान करके या बलपूर्वक जो है अपराध कारित किया करते थे। अब मोबाइल फ़ोन और इंटरनेट के युग में आने से क्राइम के पैटर्न में भी चेंज हुआ है और लगातार साइबर की जो घटनाएं हैं, साइबर क्राइम की घटनाएं हैं वो घटित होती हैं। और जो आपने बताया कि यूनिफॉर्म में निश्चित रूप से डिजिटल अरेस्ट टाइप की चीज़ें भी जो हैं वो सुनने को आती हैं। तो इसमें मैं आपको बात बताऊं कि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है इस चीज़ को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग है। लगातार इस चीज़ को लेकर के मीटिंग्स होती हैं हर स्टेट में। I4C जो है वो एक प्लेटफॉर्म बनाया गया है जिसके अंतर्गत जो NCRP पोर्टल है हमारा वो बनाया गया है, जिसके अंतर्गत किसी भी व्यक्ति के साथ मान लीजिए अपराध कारित हो रहा है तो वो अपनी शिकायत उस पर दर्ज कर सकता है। और हर थाने में एक साइबर सेल अलग से गठित किया गया है, जो हर जनपद में एक साइबर थाना अलग से गठित किया गया है। तो किसी भी, और मैं एक चीज़ बता दूं, मान लीजिए किसी के भी साथ, यहाँ पे जो भी लोग मुझे सुन रहे हैं, किसी के भी साथ मान लीजिए इस तरह की साइबर फ्रॉड की घटनाएं घटित होती हैं, तो यदि आप 24 घंटे के अंदर बिना देरी किए हुए, पहली चीज़ इसमें है रिस्पॉन्स। आप यदि 24 घंटे के अंदर आप पुलिस के पास चले जाएं, आप अपनी समस्या बता दें और पूरा आप घटनाक्रम बता दें कैसे कैसे हुआ है, तो निश्चित रूप से आपका पूरा पैसा वापस हो जाएगा। तो पहली चीज़ ये है कि आप टाइमली बता दें। दूसरी चीज़ ये निश्चित रूप से चैलेंज वाली बात है, क्योंकि ये घटना जो है यहाँ पे मान लीजिए घटना कारित हुई, लेकिन घटना करने वाला हो सकता है कि दिल्ली में बैठा हो, झारखंड में बैठा हो, छत्तीसगढ़ में बैठा हो, कर्नाटक में बैठा हो, तो वो जनपदीय पुलिस के लिए वो बहुत चैलेंजिंग हो जाता है। और यही कारण है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ऑनरेबल UHM होम मिनिस्टर जी के स्तर से ये लगातार ये पहल की जा रही है कि सभी राज्य इसमें एक साथ काम करें। कि मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए कि मेरे यहाँ के जो अपराधी हैं, यदि मैं काम करूँगा तो भले उसने कहीं भी अपराध किया हो उसके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। यदि यहाँ किसी के साथ अपराध हुआ और अपराधी यदि झारखंड का है, तो झारखंड की पुलिस यदि एक्टिव होगी तो निश्चित रूप से देश के अलग अलग जनपदों में जहाँ अपराध हो रहा है वहाँ पे गिरावट आएगी। तो मैं ये आश्वस्त करना चाहूँगा आपके मन से कि हमारे यूपी पुलिस में पूरा का पूरा जो सेटअप है वो तैयार कर लिया गया है। हर थाने में साइबर सेल है, हर जनपद में एक साइबर थाना है और ट्रेंड लोग हम लोगों ने वहाँ पे लगाए हैं। बस दिक्कत कहाँ आती है? दिक्कत जागरूकता के स्तर पे आती है। कई बार लोगों को पता होते हुए भी, क्योंकि हम लोग देखते हैं हमारे परिवार में जो बुजुर्ग लोग हैं या जो थोड़े एजेड लोग हैं उनके पास भी आजकल फ़ोन है, लेकिन वो कई बार झांसे में आ जाते हैं। तो उसको लेकर के भी हम लोग लगातार अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, जब भी हम कहीं पैसा ट्रांसफ़र कर रहे हों तो हम एक बार नहीं, हम 10 बार सोचें कि वो चीज़ सही है कि नहीं है। यदि हम उस पर एक बार डबल थॉट हम दे देंगे तो निश्चित रूप से हम इस तरह के चीज़ों से बच सकते हैं। सर, सोशल मीडिया की बात करें तो दो धारी तलवार है। वो मददगार भी है, अब अपराध छिपता नहीं है, लेकिन साथ ही साथ दूसरी तरफ जो अफवाह की फैक्ट्री है वो भी बनने का खतरा रहता है। इससे कैसे डील कर रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जो सोशल मीडिया है वो बहुत चैलेंजिंग हो गया आज के समय में। और हर व्यक्ति जो है आज के समय में दुनिया से जुड़ा हुआ है। जस्ट एक क्लिक अवे आपको कुछ भी सर्च करना हो, कुछ भी देखना हो, देश दुनिया में क्या चल रहा है वो तुरंत हम अपने फ़ोन पे देख सकते हैं। तो ऐसे में इसका पॉजिटिव भी है कि हमें जो सूचना का प्रवाह है, सूचना का प्रसार है वो बहुत तेज़ है। ऐसा नहीं है कि आज गांव के इंटीरियर में कोई व्यक्ति है और उसको पता नहीं कि देश दुनिया में क्या चल रहा है। पढ़ाई लिखाई इससे बहुत सुगम हो गई है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये भी है कि इसमें अफवाह बहुत ज़्यादा फैलती है और उसमें AI के आगमन से जो है और ये बहुत दिक्कत हो गई है। कोई भी आप वीडियो देखें तो ज़रूर एक बार सोच लें कि क्या ये सही है या फेक वीडियो है, क्योंकि इतने उन्नत किस्म के फेक वीडियोस बन रहे हैं कि आदमी को एक बार सोचना पड़ जा रहा है कि ये सही है या गलत है। उसमें कई बार ऑफिसर्स के, पॉलिटिशियंस के, फेमस पर्सनालिटीज़ के इस तरह के वीडियोस आ जाते हैं और जनता निश्चित रूप से
इनोसेंट होते हैं लोग और वो उसको मान लेते हैं कि जो दिखाया जा रहा है वो सही है। तो इस चीज़ को टैकल करने के लिए हर जनपद में एक सोशल मीडिया सेल बनाया गया है और उसमें हमारे पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, हम लोग उसको लगातार मॉनिटर करते हैं और जो भी लोग इस तरह के गलत अफवाहें फैलाते हैं हम लोग उनको ट्रेस करके उनके विरुद्ध मुकदमा लिखकर उनके खिलाफ कार्रवाई करते हैं। सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ Thank you so बातचीत much. करने के लिए।